नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। कर खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड विधानसभा का पहला सत्र 9 मार्च से होगा शुरू। 9 मार्च से 13 मार्च 2026 तक चलेगा बजट सत्र। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सत्र का आयोजन विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में होगा। बजट और अहम विधायी कार्यों पर भी इस दौरान चर्चा होगी। सरकार ने सत्र आहूत करने का फैसला भी ले लिया है। राजनीतिक हलकों में बड़ी हलचल, तो विपक्ष की रणनीति पर नजर है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भराड़ीसैंण गैरसैंण में बजट सत्र आहूत किया गया है और ये बताया जा रहा है कि 9 से 13 मार्च तक बजट सत्र होगा। तो सरकार ने सत्र आहूत करने का फैसला भी इस दौरान ले लिया है। हालांकि विपक्ष ये भी बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि बजट सत्र के दिनों को बढ़ाया जाए। तो 9 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर 9 से 13 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। सत्र का आयोजन विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में होगा। बजट और अहम विधायी कार्यों पर भी इस दौरान चर्चा संभव रहेगी और तैयारियों में भी प्रशासन अभी से जुटना शुरू हो गया है। तो राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। विपक्ष की रणनीति पर पूरी तरह से नजर है। तो उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 9 मार्च से शुरू होगा। 9 से 13 मार्च 2026 तक चलेगा बजट सत्र। और सत्र का आयोजन विधानसभा भवन भराड़ीसैंण गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है। बजट और अहम विधायी कार्यों पर भी इस दौरान चर्चा रहेगी। तो राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है और विपक्ष ने भी अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, बजट सत्र आहूत किया जा रहा है गैरसैंण में, किस तरह की तैयारियां नजर आने लगी हैं? कि पश्चिम विधानसभा का पहला सत्र 9 मार्च से शुरू होगा। इसको लेकर के जिस तरह से तैयारियों की जा रही हैं, इसके साथ साथ तारीखों का ऐलान भी जो है वो हुआ है। 9 मार्च से 13 मार्च तक जो है बजट सत्र चलेगा। सत्र का आयोजन जो है गैरसैंण स्थित विधानसभा भराड़ीसैंण में होगा और 17 फरवरी को जिस तरह से शासन आदेश देर रात जारी हुआ है, निश्चित तौर पर इसमें सीधे तौर पर अब जो है तैयारियां और तेज होंगी, क्योंकि जो है बजट सत्र होना है। इसके साथ साथ सुझाव मांगे जा रहे हैं सरकार द्वारा। ये सुझाव एकत्रित किए जा रहे हैं कि किस तरह का प्रावधान जो है उत्तराखंड के बजट में होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर तमाम तैयारियां अब देखने को मिल रही है। जी, लेकिन ऐसे में विपक्ष की क्या कुछ रणनीति नजर आने लगी है योगेश? देखिए, बजट सत्र को लेकर जिस तरह से विधायी कार्यों पर चर्चा होनी है, सरकार सत्र आउट करने का निर्णय लिया है, राजनीतिक हलचलों में भी इसके चलते जो है जो हलचल है वो बढ़ गई है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो विपक्ष की रणनीति जो है महत्वपूर्ण है कि वो किस मुद्दों पर वहाँ सरकार को घेरने का काम करेंगे, किस तरह से बजट को लेकर वो अपनी बातचीत रखेंगे। सदन में जो है आम जो मुद्दे जो है सड़कों पर उठाए जा रहे हैं, उनको सदन में किस तरह से उठाते हैं। तो निश्चित तौर पर उसकी तैयारी जो है कहीं ना कहीं अब रणनीति जो है वो विपक्ष ने तैयार करनी शुरू कर दी। अब देखना होगा कि 9 मार्च में सत्र जब आउट होगा तो उस दौरान विपक्ष की भूमिका किस तरह की रहती है और सरकार किस तरह का बजट पेश करती है, किस तरह के प्रावधान जो है जनता के हित में लाती है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद अब 2027 नेशनल गेम्स की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। सरकार की कोशिश है कि छोटी उम्र के बच्चों को प्रोफेशनल प्रशिक्षण मिले, ताकि वो आगे चलकर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें।
उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर खेलों की नई पहचान दिलाने की दिशा में राज्य सरकार अब संरचनात्मक बदलाव की ओर बढ़ रही है। पारंपरिक खेल छात्रावासों के स्थान पर आधुनिक स्पोर्ट्स स्कूल मॉडल विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिससे बच्चों को कम उम्र से ही व्यवस्थित प्रशिक्षण, शिक्षा और खेल सुविधाएं एक साथ मिल सके। खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है और इस बैठक में हमारे 2027 में जो नेशनल गेम होने वाले हैं, 2030 में जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं, 2036 में जो हमारे ओलंपिक होने वाले हैं, उसके तैयारियों के निमित्त किस प्रकार से विभाग अपने स्पोर्ट्स पर्सन को कैसे हम और एक्सेलेंसी की ओर ले जाएं, उसमें हम क्या-क्या चीज़ें हम लोग कर रहे हैं या हमें करना चाहिए, या जो हमारा गैप है उसे हमें कैसे फुलफिल करना चाहिए, उसको लेके आज चर्चा हुई है, जिसमें कुछ निर्णय जो है आज मेरी ओर से विभाग को दिए गए हैं, जिसमें हमने ये अपेक्षा करी है कि हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के कॉन्सेप्ट पे काम करें, जिसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी लगातार कहते हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स में हमारे 13 जनपदों में 13 स्पोर्ट्स जहाँ जो बहुत अधिक प्रचलन में है और जो आईओए का भी जो हिस्सा हो, तो हम लोग उस स्पोर्ट्स को जो है हम लोग बढ़ाने का काम करें, ये निर्देश दिए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि अगर प्रदेश को वास्तव में खेल भूमि बनाना है तो खेल प्रतिभाओं को बचपन से ही सही मार्गदर्शन और संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। उन्होंने विभाग को विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उसका प्रस्ताव शीघ्र जो है वो कैबिनेट में लेकर आए, ये भी आज डायरेक्शन दिए हैं। इसके साथ ही स्पोर्ट्स स्कूल के कॉन्सेप्ट पे भी काम करने के लिए कहा गया है। स्पोर्ट्स स्कूल का कॉन्सेप्ट अपने आप में बच्चों को किस प्रकार से बहुत अल्प आयु से ही उनके अंदर स्पोर्ट्स कल्चर हम डेवलप कर पाएँ और समय के साथ में उनको पूरा प्रशिक्षण और आने वाले समय की चुनौतियों को पार कर पाएँ, तो इस कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग काम करें। समीक्षा बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि वर्तमान में संचालित 14 स्पोर्ट्स हॉस्टल पुराने ढांचे पर आधारित हैं, जिन्हें समय की मांग के अनुरूप उन्नत किया जाना आवश्यक है। प्रस्तावित स्पोर्ट्स स्कूलों में 6 वर्ष की आयु से बच्चों को प्रवेश देकर खेल प्रशिक्षण, शैक्षणिक पाठ्यक्रम और ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित होगा। जो हमारे स्पोर्ट्स स्कूल जो हमारे गवर्नमेंट के होंगे, जिसमें अभी ये भी एक सुझाव और अथवा चर्चा हुई है कि हमारे जो स्पोर्ट्स हॉस्टल है, क्यों ना हम उसको स्पोर्ट्स स्कूल में कन्वर्ट कर दें। तो जो स्पोर्ट्स स्कूल की जो रिक्वायरमेंट है उसका परीक्षण होगा और आने वाले समय में स्पोर्ट्स हॉस्टल को जो है स्पोर्ट्स स्कूल में जो है हम लोग कन्वर्ट करेंगे। इसके साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे स्पोर्ट्स स्कूल को हम प्रमोट करें, उसके भी दिशा निर्देश दिए हैं कि उसमें हमारे को प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए जो बेहतरीन हमारे पास में ऑप्शन हो या कंडीशन हो, या जो उस प्राइवेट सेक्टर से बात करते हुए किस प्रकार की हमें सब्सिडी दी जानी चाहिए, किस प्रकार से हमें उसमें काम करना चाहिए, तो वो स्पोर्ट्स स्कूल के कॉन्सेप्ट पे प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करे, इसके लिए भी विभागीय प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है। इसी के साथ में अधिक से अधिक हमारे स्पोर्ट्स एकेडमीज खुले। जो स्पोर्ट्स एकेडमी प्राइवेट सेक्टर में खुलना है, पहाड़ और मैदान के लिए भी जो है बजटरी हमारे को किस तरीके से हम उनकी एकेडमीज को खोलने में हेल्पफुल हो सकते हैं, चाहे वो सब्सिडी पार्ट से हो, चाहे वो अन्य पार्ट से हो, उसको भी परीक्षण करें ताकि भविष्य में हमारे बच्चों को जो यदि अल्मोड़ा का हो या चमोली का हो या चंपावत का हो या वो रुद्रप्रयाग का हो, तो वहीं मौके पर ही उसको ऐसे एकेडमीज मिल जाए ताकि बच्चों को दूर कहीं मुख्यालय में ना आना पड़े अथवा बच्चों को जो है आउट ऑफ अपने स्टेट ना जाना पड़े। बैठक में फिट उत्तराखंड को ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करने की पहल पर भी जोर दिया गया। इसके तहत ऐप पर पंजीकृत 1,22,000 खिलाड़ियों के वीडियो विश्लेषण कर उन्हें विशेषज्ञ मार्गदर्शन देने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त हल्द्वानी स्थित खेल विश्वविद्यालय में जुलाई से कक्षाएं प्रारंभ करने की तैयारी की समीक्षा की गई है। क्या स्पोर्ट्स नर्सरी, चूंकि हम लोग ऑलरेडी उद्यमान और योजना चला रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चे 8 से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चे 8 से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे जो हैं वो उद्यमान में आच्छादित है और उन्हें लगातार जो है 1500 रुपये प्रतिमाह स्पोर्ट्स फंड भी प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारे इन्हीं बच्चों को जो है हम लोग आगे चल के प्रमोट करें, उनको और बेहतरीन अवसर दें, तो इसके लिए जो है स्पोर्ट्स नर्सरी
का जो है हम एज 6 से हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग उसकी शुरुआत करें। तो इसका भी विभागीय प्रस्ताव बनाने के आज निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया का जो आह्वान सबसे किया है, तो उसी तर्ज पे जो है फिट उत्तराखंड का आह्वान स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सबसे करता है। और फिट उत्तराखंड के लिए भी आखिरकार हमारे को क्या-क्या स्ट्रक्चर हमें डेवलप करने हैं या फिटनेस के लिए, चाहे वो हमारे अग्निवीर की तैयारी के लिए, चाहे हमारे खुद की हेल्थ के इशू के लिए, तो हमें वो उस कॉन्सेप्ट में भी हमें काम करना होगा और उसका भी वो प्रस्ताव तैयार करें, ताकि जो है मौके पर ही फिट उत्तराखंड के जो इक्विपमेंट्स हमको रिक्वायर्ड है बच्चों के लिए, तो वो हम दे पाए, अथवा हमारे सीनियर्स के लिए वो हम दे पाए, उसके भी आज दिशा निर्देश दिए हैं। और मैं समझती हूँ कि यदि हम फिट उत्तराखंड, स्पोर्ट्स स्कूल, स्पोर्ट्स नर्सरी या हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के कॉन्सेप्ट पे यदि हम सफल होते हैं, तो मैं यही मानती हूँ कि आने वाले समय में, चाहे वो 2027 हो, 2030 हो, 2036 हो, हमारे यही बच्चे आगे चल के जो है प्रदेश का नेतृत्व करते हुए प्रदेश का नाम जो है वो मेडल लेके जो है नाम रोशन करने का काम करेंगे। एक जनपद एक खेल योजना पर भी काम होगा। बैठक में एक जनपद एक खेल योजना पर भी जोर दिया गया, जिसके तहत प्रत्येक जिले के प्रमुख खेल विद्यालय को विकसित उसे स्थानीय पहचान दी जाएगी। कुल मिलाकर यह है कि राज्य सरकार की कोशिश है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक बच्चों के लिए खेल एकेडमी उपलब्ध हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। विकासनगर के हरबटपुर में नवनिर्मित खाटू श्याम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस खास अवसर को यादगार बनाने के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की तैयारी की गई है, जिसकी सभी व्यवस्थाएं मंदिर समिति ने पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री ने आगमन से पहले मंगलवार को विकास नगर पूरी तरह श्याम में नजर आए। प्राचीन शिव मंदिर से शुरू हुई भव्य श्याम निशान यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा का निशान लेकर लगभग 4 किलोमीटर की पद यात्रा की है। ये जो कार्यक्रम है कल को सीएम साहब आएंगे यहाँ पे और सीएम के साथ साथ आपका हेलीकॉप्टर से बाबा का स्वागत होगा, हेलीकॉप्टर के साथ, और बड़ा ही भव्य है। और ये विश्वकर्मा जी भगवान ने बनाया है, ये हमारे आम आदमी के साथ है। ये विश्वकर्मा भगवान खुद आके इस मंदिर को बनाया, 15 महीने में मंदिर तैयार हुआ है। ये उत्तराखंड की बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। काफी हजारों की संख्या में भीड़ देखी जा रही है, इतनी कभी आए ये बाबा के लिए बहुत प्रेमी है। ये बाबा के बुलाए हुए भगत नहीं है, बाबा अपना बुला रहे हैं और ये बाबा के लिए बहुत ही स्पेशल बाबा को गिफ्ट दे रहे हैं और बाबा इन्हें बड़ा गिफ्ट देगा। ये आस्था का समुंदर है और बाबा खाटू श्याम की महिमा आप देखिए कि स्वस्फूर्त तरीके से हजारों हजार लोग सुबह से लेकर के सड़कों पर है और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बाबा का चरण हमारे क्षेत्र में पड़ने जा रहे हैं और ये आध्यात्म का एक जन सैलाब है और कल बाबा की परम प्रतिष्ठा यहाँ होने जा रही है। और गुड्डू भाई जो बाबा के अन्य भक्त हैं, ये उनके श्रद्धा और आस्था का भी प्रकटीकरण है और कल उन्होंने बाबा का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसमें हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा का भी आयोजन रखा है। इस अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बाबा की कृपा हमेशा हमारे क्षेत्र, हमारे प्रदेश, हमारे देश पर बनी है। राम दरबार में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच रहेंगे और हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की जाएगी। साथ साथ कल खाटू श्याम जी से श्याम सिंह चौहान जी मुख्य पुजारी जो खाटू मंदिर के हैं वो हमारे बीच रहेंगे और कल छड़ी का कार्यक्रम भी होगा। बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ होना है जिसमें लगभग 8-10 हजार आदमियों की संख्या रहने वाली है और एक बहुत बड़ा भंडारा इस मंदिर की तरफ से किया।
मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में गंगनहर के किनारे एक बाघ से 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस को शव के पास ही एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जिसके चलते पुलिस ने आसपास के गाँव में लोगों से पहचान कराने के प्रयास भी किए हैं। मंगलौर सीओ अभिनय चौधरी ने बताया कि शव के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और सभी तथ्यों के आधार पर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ये नहर पटरी के किनारे कस्बा चौकी का क्षेत्र पड़ता है, उसमें एक डेड बॉडी मिली है जिनकी उम्र लगभग 45 से 50 साल के बीच में है और उनकी जो मोटरसाइकिल थी वो रोड पे खड़ी थी। तो सभी पहलुओं को जो है वो जांच की जा रही है और शायद एक दो गांव का पता लगाया कि शायद उस गांव के रहने वाले हो सकते हैं, तो उनके परिवार वालों को बुला के और गांव वालों को बुला के बॉडी की तस्दीक की जा रही है। अब प्रथम दृष्टया तो प्रतीत होता है कि झगड़े और या फिर मतलब मर्डर जैसा प्रतीत होता है, लेकिन एक बार जब वो साक्ष्य संकलन हो जाए तो उसके बाद हम पूरी तरह से कह पाएंगे क्लियर करके। हाँ, जैसे कि दिखता है कि सर पे कुछ चोटों के निशान हैं और बाकी जो है वो बहुत मतलब खेत के बीच में बॉडी मिली है, तो जो वहाँ के किसान लोग थे उन्होंने ही बताया है कि ऐसे ऐसे करके एक बॉडी पड़ी है। तो बाकी पुलिस सभी पहलुओं पे काम करके और फिर बहुत जल्दी इस चीज का खुलासा करेगी कि इसमें मतलब असली वजह क्या रही। हाँ, बॉडी को वहां से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, बाकी फैमिली वाले एक बार तस्दीक कर दे तो उसकी जो है पहचान हो पाए। देहरादून के धुलास में जमीन को लेकर कई दिनों से राजनीति जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इसे लेकर आरोपों की राजनीति हो रही है। बीजेपी का कहना है कि 2004 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की नीयत से ट्रस्ट को जमीन दी थी, लेकिन अब मामला कुछ और ही सामने आ रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के धौलास जमीन विवाद को लेकर आज भी आरोपों की राजनीति है और अब कहानी में नया मोड़ है। कहानी शेख उल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ी है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर महमूद असद मदनी है। दरअसल नारायण दत्त तिवारी की कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2004 में इस ट्रस्ट को शिक्षण संस्थान की अनुमति दी। देखिए, फर्जी है। 2006 में जमीन दी नहीं है कांग्रेस सरकार ने, तिवारी जी की सरकार ने केवल कांग्रेस परमिशन दी थी। कोई भी अप्लाई करता तो सरकार परमिशन देती जमीन खरीदने की, लेकिन जब सरकार को लगा कि ये सही नहीं हो रहा है तो हमारी कांग्रेस से सरकार ने 2006 में वो विड्रॉ कर दिया था। ये जो जमीन 140 शुरू किया गया है, ये सारी भाजपा की सरकार ने घोटाला किया है। धौलास में जो सबसे बड़ा घोटाला है वो भाजपा की सरकार का घोटाला है। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है धौलास में और इसलिए जानबूझकर वो हमारी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जमीन नहीं दी गई थी। 2004 में तत्कालीन एनटी तिवारी की सरकार से अनुमति मिलने के बाद ट्रस्ट ने देहरादून के धौलास में जमीन की खरीद शुरू की। इसके लिए ट्रस्ट के पास 180 दिन का समय था, लेकिन समय सीमा में ट्रस्ट 20 एकड़ जमीन नहीं खरीद सकी और इसी बीच आईएमए पास होने की वजह से आपत्ति आने लगी, जिसके बाद वर्ष 2006 में सरकार ने जमीन क्रय की अनुमति रद्द करते हुए इसे सरकार में मर्ज कर दिया। मैंने ये ज़मीन खरीदी 2022 में। जब मैंने ज़मीन खरीदी तो मैंने इसके बारे में पूरी इंक्वायरी की, एसडीएम से पूछताछ की, तहसीलदार से पूछताछ की, पटवारी से पूछा, तीनों के विभागों की, फॉरेस्ट विभाग, ठीक है, राजस्व विभाग, सुप्रीम कोर्ट के इसमें ऑर्डर्स हैं वो सारे चेक किए, मुझे सब कुछ सही पाया गया। उसके बाद मैंने रजिस्ट्री करवाई, इस ज़मीन का दाखिल खारिज भी हुआ जो सरकार के द्वारा ही हुआ है, और उसके बाद मैंने ज़मीन खरीदी। जब मैंने इस ज़मीन के बारे में जब इंक्वायरी की तो 2004 से इसकी कहानी शुरू हुई है। 2004 में ये ज़मीन मदनी को खरीदने के लिए दिया गया है। तो मदनी ने जो वहाँ की जो लोकल किसान है उससे ज़मीन खरीदी, जिनको अपने राज्य सरकार ने उनको 180 दिन का टाइम दिया था। 20 एकड़ ज़मीन उन्होंने खरीदनी थी, पर मदनी उसको 20 एकड़ को पूरी नहीं कर पाया, वो 15 एकड़ ज़मीन ही पूरी कर पाया। तो उसके बाद जब सरकार को इनके बारे में मालूम पड़ा कि हो सकता है कि कुछ ये लोग अपना कॉलेज खोल सकते हैं या फिर कुछ भी गतिविधि हो सकती है, तो जो 180 दिन का जब टाइम पूरा हुआ तो राज्य सरकार ने इनसे वो ज़मीन वापस ले ली। सरकार के इस फैसले के बाद ट्रस्ट इसके खिलाफ हाईकोर्ट चला गया। लंबी चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 2010 में सरकार को जमीन वापस लौटाने का आदेश किया।
तब सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ट्रस्ट को ये कहते हुए भूमि लौटा दी कि ये कृषि भूमि है, इसके लैंड यूज को चेंज नहीं किया जा सकता। सरकार ने आदेश दिया कि आप जमीन बेच सकते हैं, लेकिन कृषि भूमि के रूप में ही। महमूद मदनी कोर्ट में चला गया, 3 साल वहां पे कोर्ट में केस चला, महमूद मदनी केस जीत गया। सरकार ने इस जमीन को महमूद मदनी को ऑर्डर दिया कि आप इस जमीन को बेच सकते हो कृषि में। महमूद मदनी ने इस जमीन को कृषि में उसने इसको बेच दिया, 4 लोगों को बेच दिया। 4 लोग जो मुस्लिम ही थे। उसके बाद ये जमीन करीबन 200 से ऊपर लोगों को बिकी, सारे हिंदू हैं। हम ही लोगों ने उसका महादेव रेजिडेंसी बोर्ड लगाया, हम लोगों ने वहाँ पे सब लोगों ने मिलकर वो ज़मीन खरीदी। आज वो ज़मीन हमसे छीनी जा रही है। अब आप बताओ, 20 साल मैंने कमाया, 20 साल की पूंजी मैंने ज़मीन में लगाई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, जिन लोगों ने उस अपनी पूरी ज़मीन, अपनी जो ज़िंदगी भर की जो पूंजी है वो अपनी वहाँ पे लगाई है। आज वो बिल्कुल एकदम हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस सरकार को हम लोगों ने वोट देके बनाया, जिससे हमने अपेक्षा रखी कि हमारे लिए काम करेगी, आज वही सरकार हमें रोड पे लेके आ गई है। अब ये जो 200 लोग हैं, जो 165 रजिस्ट्री हो रखी है, 100-200 लोगों के ऊपर वहाँ पे ज़मीन ली हुई है, वो रोड पे आ गए। वो कहाँ जाए? क्या उत्तराखंड छोड़ के चले जाएं? अब हालत तो हमारी यही है कि हम उत्तराखंड छोड़ के ही चले जाते, जब हमें यहाँ पे पराया जैसे महसूस कराया जा रहा है। ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर महमूद असद मदनी ने शेखुल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ी कृषि भूमि को रईस अहमद को पावर ऑफ अटर्नी दे दिया। इसके बाद रईस अहमद ने अपने जानकार कई लोगों को जमीन बेच दी और उसके बाद उस जमीन को ज्यादा हिंदू परिवारों ने खरीदा। जानकारी के मुताबिक जमीन खरीदने वालों में ज्यादा सेना से जुड़े हुए हैं। बड़ी बात यह है कि शुरुआत से लेकर जमीन बेचने तक की प्रक्रिया में सारे नियमों का पालन किया गया। अब विकास नगर गए, एडवोकेट ने हमारे को इसको ओके कर दिया कि भाई ये बिल्कुल क्लीन चिट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो हमने बोला चलो, फिर हमने उसके बाद हमने ये रजिस्ट्री करवाई। रजिस्ट्री कराने के बाद भी अब पता चला कि उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्री करने के बाद म्यूटेशन विद इन मेरे 3 मंथ्स के अंदर मेरा म्यूटेशन हो गया था। तो जब इतनी फास्ट प्रोसेस था और सब कुछ वो कर दिया उन्होंने, उसके बाद ये बड़ा इतना 2026 में जाके इनकी आंखें खुल रही है। और जब हमने भी अपने लेवल पे पता किया तो ये तो जेन्युइनली था, इसमें डॉक्यूमेंटेशन सारे डीएम से भी अप्रूवल लिया हुआ था, हाई कोर्ट से अप्रूवल था, सारा प्रोसेस जो है प्रॉपरली किया हुआ था, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन आज जो है इतना परेशान हो रखे, आम जनता सबसे इतने ज़्यादा हम लोग कम से कम 40-50 लोग यहाँ पे अभी घूम रहे हैं इधर से उधर कि किसी से बात कर सकें, लेकिन कोई नेता हमसे बात नहीं करना चाहता, कोई हमसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी सॉल्यूशन भी कुछ नहीं निकाल के दे रहे। अब सरकार से मैं यही प्रार्थना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि सर इस मुद्दे को क्लेरिफिकेशन दीजिए, जो भी आपने इंक्वायरी की है उसको ग्राउंड में लेके आइए, हमारे को पता चलना चाहिए कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आज हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है। इसी जमीन विवाद को लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम शिक्षण संस्थान के लिए अनुमति दी और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ऐसे चुनावी मुद्दा बना लिया। उस वक्त बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रदेश में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है, जिसका फायदा चुनाव में बीजेपी को मिला और आगामी चुनाव को देखते हुए मौजूदा वक्त में भी इसकी चर्चा तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।